एक बार पुनः स्वागत है आपका साधना पॉइंट में। अब तक हमने बात करी थी वर्णों के बारे में। वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के प्रकार और उनके उच्चारण स्तर के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्ण विभाजन के बारे में, यानी वर्णों को किस तरह से बांटा जा सकता है, उसका विभाजन किस तरह से किया जा सकता है। तो दोनों भागों में इसको हम बांटकर अलग अलग बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्वर वर्णों के विभाजन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन वर्णों के विभाजन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे स्वर वर्णों के विभाजन के बारे में। विभाजन, स्वर वर्णों का विभाजन या वर्गीकरण। तो स्वर वर्णों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इस हिसाब से पहला नंबर है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म के आधार पर, कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, जन्म कहां से हुआ उन स्वरों का। तो उत्पत्ति यानी जन्म के आधार पर उत्पत्ति यानी जन्म के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर यानी जन्म के आधार पर हम स्वरों की बात करेंगे। तो इस तरह से स्वरों को दो भागों में बांटा जाएगा। नंबर एक मूल वर्ण, मूल स्वर, और नंबर दो जिसको हम कहेंगे दीर्घ स्वर, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि संधि स्वर। संधि स्वर। मूल स्वर वो स्वर होते हैं जो मूल रूप से हिंदी में शामिल थे, यानी जो, क्योंकि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो क्रमिक रूप से संस्कृत से हुआ, और जो इसमें मूल रूप से जो शब्द संस्कृत से जो के त्यों ले लिए गए वो मूल स्वर में आ जाएंगे। और मूल स्वर की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 4 है। ये 4 स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ये चारों स्वरों को हम मूल स्वर कहते हैं। संधि स्वर की बात करें तो संधि स्वर को फिर दो भागों में हम बांटेंगे। एक तो मूल स्वरों से बने दीर्घ स्वर, यानी जो मूल स्वर हैं इनके दीर्घ स्वर। मूल स्वरों के संयोग से बने दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, और दूसरे, इसे हम दीर्घ स्वर भी कहेंगे संयुक्त रूप से। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि विजातीय स्वरों के योग से बने जो स्वर हैं उनको इस श्रेणी में रखेंगे। विजातीय स्वरों के, विजातीय, विजातीय स्वरों के संयोग से बने, इसे हम संयुक्त स्वर कहेंगे एक दूसरे। संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर, यानी संधि स्वर मूल रूप से अगर हम बात करें कि संधि स्वर क्या है, तो संधि स्वर दो तरह के हुए, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब मूल स्वरों के संयोग से बने, जैसे आ का दीर्घ रूप आ गया, तो अ का दीर्घ रूप क्या होगा? आ। ई का दीर्घ रूप आ जाएगा यहां पर, उ का दीर्घ रूप आ जाएगा
अब हिंदी में हम पहले ही जब हमने वर्णों की बात कर रहे थे, वर्ण विचार में हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि री का दीर्घ रूप हिंदी में नहीं लिया जाता है, संस्कृत में इसका दीर्घ रूप है, यानी री को री का से मिला के तो इसका दीर्घ रूप संस्कृत में तो हमारा आ जाता है इस तरह ऋ के रूप में, लेकिन हिंदी में इसके दीर्घ रूप के जो लिपि चिन्ह है उसको नहीं लिया गया। तो इस तरह से मूल स्वरों की अगर हमने बात करी तो मूल स्वरों से बने हुए जो संधि स्वर है यानी दीर्घ स्वर के रूप में जो आए हैं वो कुल मिलाकर यहां पर है 3। और इसके बाद हम बात करें संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वर जो विजातीय स्वरों के योग से बने, मतलब एक जाति के ना हो, अलग जाति के, जैसे आ के साथ में अगर ई का को मिला दिया जाए तो अलग चिन्ह आ जाएगा, तो जो लिपि चिन्ह बना के लिया जाएगा वो संयुक्त स्वर में आ जाएगा। इनकी संख्या 4 है, यानी दीर्घ स्वर के रूप में 3 आए हैं और संयुक्त स्वर के रूप में 4 आए हैं, तो संधि स्वर जो टोटल है आपके वो 7 हो जाते हैं और मूल स्वर टोटल हो जाते हैं 4, तो 7 और 4 11। तो इस तरह से हमने जब इसको बांटा था, तो यहां पर आप थोड़ा सा देखोगे कि संयुक्त स्वर में 4 आ जा रहे हैं, तो 4 स्वर संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ। ए का संयोजन कैसे हुआ है हम इसकी पहले भी बात कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये विजातीय स्वरों को मिलाकर बनाया गया, यानी औ के साथ में आ के साथ में ई का संयोजन करके जो एक नया चिन्ह निकल कर आया तो वो ए कहलाया। ए, आ और ई मिलकर ए लिपि चिन्ह बनाया गया, तो ये ए स्वर संयुक्त स्वर बना। ऐसे ही ए संयुक्त स्वर है तो ये आ और ए को मिलाकर बनाया गया। तो दूसरा ओ है तो आ और ऊ को मिलाकर इस चिन्ह को लिया गया। और तीसरा वर्ण है हमारा, चौथा वर्ण है आ और ओ। तो इन वर्णों का जो संयोजन हुआ है वो विजातीय वर्णों से हुआ, मतलब एक जैसे वर्ण नहीं आया। जैसे अ का दीर्घ रूप अ और अ मिला के आ बन जाएगा, तो इस तरह से इसका दीर्घ रूप आया। एक ही तरह के स्वर वर्णों को संयोजन से ये शब्द बने। तो यानी कुल मिलाकर हम कहेंगे कि मूल स्वरों का ही दीर्घ रूप है ये। जैसे अ का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई और ऊ का दीर्घ रूप ऊ आ जा रहा है। अब हम संयुक्त स्वर पे बात करेंगे तो ये अलग तरह के आ और ई के संयोजन से बन रहे हैं, तो और ए आ और ए के संयोजन से मिल रहे हैं। पहले जब ये हिंदी में बात करें तो संयुक्त स्वर जब नहीं थे तो इनको भी तब भी हम इन स्वरों के संयोजन से इसका काम चला लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आज लिखते हैं पैसा, तो पहले हम इसको पैसा करके ऐसे लिखते थे, और लिखते हैं तो हम इसको और इस तरह से इसको लिखते थे। लेकिन बाद में आ और ई का जब संयोजन करके कुछ हमें आवश्यकता हुई कि हमें कुछ और, जब हिंदी का मानकीकरण की बात आई तो बात की गई कि हाँ हमें इसको शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से अगर वो करना है तो हमें इसके कुछ और इसमें लिपि चिन्हों को लेना होगा। इस तरह से जो संयुक्त चिन्ह बने ए, ऐ, ओ, औ, तो ये 4 संयुक्त स्वर हैं, 3 दीर्घ स्वर हैं, और ये 4 और 3 साथ मिलकर संधि स्वर 7 हो जाते हैं। इन्हें संधि स्वर या दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं हम। और मूल स्वर की संख्या 4 है, तो 7 और 4 11 हो गए। तो उत्पत्ति के आधार पर इस तरह से हमने देखा कि उत्पत्ति यानी जन्म के आधार पर स्वरों को मूल स्वर और संधि स्वर के रूप में इसको बांटा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे मात्राओं के आधार पर। मात्राओं के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो मात्राओं के आधार पर अगर हम बात करें तो इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। एक हृस्व जिसे हम लघु भी कहेंगे स्वर, और दूसरा कहेंगे दीर्घ स्वर। हृस्व स्वर जिनकी मात्रा 1 होती है, दीर्घ स्वर जिनकी मात्रा 2 होती है। हृस्व स्वर
इसे जो हमने जन्म के आधार पर जिन वर्णों को पढ़ा था मूल स्वर, वह मूल स्वर, सभी मूल स्वर जितने हैं वो ह्रस्व स्वर ही हैं, उनकी एक ही मात्रा होती है। तो यहां पर हम पीछे पढ़ चुके थे इसके बारे में कि अ, ई, उ और री, इन वर्णों की एक एक मात्रा होती है, तो इसलिए इन्हें ह्रस्व लघु स्वर मात्रा के आधार पर ह्रस्व कहते हैं या लघु स्वर कह सकते हैं। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 होती है। 7 में कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? एक तो अ का दीर्घ रूप आ जाएगा अ, ई का दीर्घ रूप ई, उ का दीर्घ रूप आ जाएगा उ, और री का दीर्घ रूप आ जाएगा री का। अब यहां ये स्वरों के जो मूल स्वरों के दीर्घ रूप में तो 3 ही आएंगे, इसके बाद में 4 वर्ण आ जाएंगे जो संयोजन से, अलग अलग वर्णों के संयोजन से विजाति उसके बनेंगे, जैसे ए, आई, ओ, औ। तो ये कुल मिलाकर 4 और 3 7 दीर्घ स्वर हुए। इन 7 दीर्घ स्वरों की मात्रा की 2-2 मात्राएं होती हैं। जब हम इसकी मात्रा की बात करेंगे, यानी द्विमात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक गुरु वर्ण कहते हैं, द्विमात्रिक होती है, और ये एक मात्रिक होती है। और एक तरह का और वर्ण था प्लुत वर्ण, जिसको हमने हिंदी में शामिल नहीं किया, इसलिए उसकी हम बात नहीं करते हैं। प्लुत वर्ण संस्कृत में ही लिया है, उसके चिन्ह को लिया जाता है, हिंदी में ऐसे शब्द नहीं बनते, जैसे ओम करके नाद ध्वनि आती है, वो इसमें शामिल नहीं किया जाता प्लुत वर्ण, तो उसको हमने इसमें इस पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि और उसकी 3 मात्राएं होती हैं। तो हिंदी में हम ज्यादातर जब हम बात करते हैं तो 2 ही तरह के वर्ण आते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। प्लुत वर्ण हिंदी में अगर उसका यूज होता है तो ज्यादातर नाटक के उसमें होता है, जहां पर आवाज को खींचना पड़ता हो, तो वहां उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन वाणिक रूप से हमने, जब हम मात्रिक रूप से अगर हम बात करें, तो इसमें हिंदी में उसको 2 ही तरह से हम मात्राओं के आधार पर वर्णों का अध्ययन करेंगे। एक ह्रस्व लघु स्वर, ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर, और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा होती है और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं। तो यह है मात्राओं के आधार पर स्वरों का विभाजन। इसके बाद हम बात करेंगे जीव के आधार पर, यानी जीवा के आधार पर। जीवा, जीव कह सकते हैं, के आधार पर। जीव के आधार पर स्वरों का विभाजन, जीवा के आधार पर स्वरों का विभाजन करें। जीवा के आधार पर स्वरों के विभाजन की अगर हम बात करें, तो आप जीव को, जैसे हम जीव है उसको ऐसे करके आप समझ लीजिए कि जब बोलते समय जीव किस स्वर को बोलते समय जीव के किस अंग का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो उस तरह से हम इसको बांट सकते हैं। तो हम इसके 3 भाग कर लेंगे जीव के। इसको अगर हम बात कर लें, अग्र भाग, ये मध्य भाग, और ये अंत में हुआ, तो इसे हम पश्च भाग कह सकते हैं। पश्च यानी पीछे का, पश्च भाग। तो इसे इस तरह से हम इसको पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य भाग से बोले जाएंगे तो मध्य स्वर, और पश्च भाग से बोले जाएंगे तो पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इस तरह से हम इसको बांटेंगे। अग्र स्वर में हम बात करें तो ई, बड़ी ई, री, और ई जहां पर आएगा उसमें ए भी आ जाएगा, ए और आई दोनों उसी में आएंगे, तो ए और आई। तो ये कुल मिला के यहां पर इसमें 5 जो वर्ण है, 5, वो अग्र भाग से बोले जाएंगे, अग्र हिंदी में। इसके बाद हम बात करेंगे औ की, छोटा औ, ये मध्य भाग से बोला जाएगा, और बाकी जितने भी बचे वो पश्च भाग में आ जाएंगे, जैसे बड़ा औ, और इसके अलावा क्या आ जाएगा, ओ, उ, ओ और औ। उ जहां पर होंगे उसके साथ में हमेशा ओ और औ आएगा, ई के साथ में ए आएगा, तो 5, ये भी 5 होंगे, और ये 1, तो 5, 10 और 1, 11। तो इस जीवा के आधार पर हमने बांटा कि आगे भाग से जीव के कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो इसमें हमने बात की
कि अग्र भाग से 5 स्वर आते हैं, ई, बड़ी ई, री, ए और ए। मध्य भाग में छोटा अ, और हम पश्च भाग की बात करेंगे तो उसमें बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, इन वर्णों को हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये हमने बात की कि जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद हम चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं होठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति के आधार पर, इसके आधार पर हमने दो तरह से इसको बांटेंगे, एक वृत्तमुखी और दूसरा है आवृतमुखी। वृत्तमुखी जिन वर्णों को बोलते समय मुंह का आकार वृत्त के समान हो जाए, मुंह का आकार वृत्त के समान बन जाए, यानी इसमें 4 वर्ण आ जाएंगे हमारे, उ, बड़ा उ, ओ और औ। ये वृत्तमुखी वर्णों में आ जाते हैं, ये चारों वर्ण। और इसके अलावा बाकी आ जाएंगे आपके आवृत्तिमुखी। आवृत्तिमुखी वर्णों को बोलते समय मुख का आकार वृत्त के आकार का ना होकर बल्कि थोड़ा सा फैल जाता है। तो इसके आधार पर हमने वर्णों का बात करें तो 7 तरह के वर्ण इसमें आ जाएंगे। बाकी जो बचे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और आई। तो ये 7 तरीके से इसको हमने शामिल कर लिया। तो 7 और 4 11। इस तरह से हमने होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर हम बांटेंगे उ। देखो जहां पर उ होगा, हम पहले भी हमने बात की थी कि उ के साथ में ओ आएगा और ई के साथ में ए और ए आता है, क्योंकि आर और ई मिलकर ए और ए बनता है। तो ई जहां पर होगा उसके साथ में ए आएगा, तो आ के साथ में उ जोड़ेंगे तो ओ और औ आएगा। तो ये 4 वर्ण है, उ और उ जहां पर होंगे उ होंगे वहां पर ओ और औ भी आएगा। तो उ के साथ में दोनों उ आ जाएंगे, छोटे और बड़े, लघु और दीर्घ रूप उनके दोनों आ जाएंगे और ओ और औ आ जाएगा। अब ई के साथ में हमें पता है कि जहां पर ई आएंगी तो उसके साथ में ए और ए आता है, तो यानी ई ओ औ और एक री हो जाएगा। तो इस तरह से ये 7 वर्ण आवृतमुखी में, यानी जिनको बोलते समय हमारा मुख वृत्त के आकार की तरफ पूरा नहीं खुल पाता है, तो ये आवृतमुखी में आ जाते हैं। तो ये हमने बात की होठों की आकृति के आधार पर वर्ण स्वरों का विभाजन। अगला हमारा पॉइंट है 5वां है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख कैसे खुल रहा है, मुखाकृति के आधार पर अगर हम वर्णों को बांटें तो इसको 4 तरीके से हम बांट सकते हैं। नंबर 1 समृद्ध स्वर, नंबर 2 अर्ध समृद्ध स्वर, नंबर 3 अर्ध विवृत, और नंबर 4 विपरीत। ये मुखाकृति यानी मुख खुलने के आधार पर बात की गई है। मुखाकृति यानी मुख खुलने के आधार पर सबसे कम अगर हमारा मुख जो खुलता है वो समृद्ध स्वर, इसको मैंने क्रम से ही लिया है, यानी जहां पर सबसे कम मुख खुलता है उनको हमने
सबसे पहले लिया है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और सबसे अधिक मुख किसमें खुलता है? तो सबसे अधिक, सबसे कम मुख खुलता है हमारा समृद्ध स्वरों को बोलते समय, उससे थोड़ा अधिक खुलता है अर्ध समृद्ध स्वरों को बोलते समय, और उससे थोड़ा अधिक खुलता है अर्ध विपरीत स्वरों को बोलते समय, और सबसे अधिक अगर हमारा मुख खुलता है तो विपरीत यानी स्वरों को, विपरीत स्वरों को बोलते समय हमारा मुख खुलता है। समृद्ध स्वरों की बात करें तो इसमें 4 है, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। समृद्ध स्वरों की संख्या है 4। इसके बाद हम बात करें अर्ध समृद्ध स्वर की बात करें तो अर्ध समृद्ध स्वर में 2 स्वर आते हैं, ए और ओ। ए और ओ, इस यानी अर्ध समृद्ध स्वर में हम बात करें तो इसमें बहुत, ई को बोलो आप, ई को जब बोलोगे तो मुंह बहुत खुलेगा, ई ऊ ऊ, तो मुंह को खोलना कम पड़ता है। इससे थोड़ा अधिक मुंह अर्ध समृद्ध को बोलोगे, ए ओ, इनको बोलते समय बोले जाएगा। इसके बाद जो हमारे स्वर रहे वो अर्ध विपरीत रहे। अर्ध विपरीत स्वर में 2 स्वर आएंगे, इसका दीर्घ रूप आ जाएगा। यानी अर्ध विपरीत में हम बात करें तो आए और आओ का आ जाएगा। विपरीत में एक स्वर और छूट गया, छोटा औ, आए औ। 4 2 6 और 3 9 और 1 10, 10 स्वर चिन्ह हो जाते हैं हमारे, तो ये हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने मुखाकृति के आधार पर वर्णों को बांटा। आगे हम बात करते हैं नंबर 6, जिसमें हम करेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर स्वरों की बात करें तो घोषत्व के आधार पर आपको बस इतना याद रखना है कि जितने भी स्वर हैं वो सभी घोषत्व हैं। घोषत्व के बाद अगर हम बात करें तो घोषत्व के आधार पर 2 चीजें होती हैं, एक घोष और एक अघोष। तो जितने भी हमारे जो स्वर हैं, हम स्वरों की बात करते हैं, सब घोष में आ जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि सभी स्वर घोष हैं। बस इतना याद रखें, जितने भी स्वर हैं वो घोष हैं। तो घोषत्व के आधार पर आपको बहुत आसान है, इसमें बांटना नहीं है, क्योंकि जितने भी स्वर हैं वो घोषत्व हैं। अघोष की अगर हम बात करें तो अघोष में वर्ण व्यंजन तो आ जाते हैं, लेकिन उसमें घोष को शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करें प्राणवायु के आधार पर, 7वां आता है हमारा प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर हम बात करें, यानी प्राणवायु के आधार पर हम बांटे तो 2 तरीके से इसको बांट सकते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण, अब यहां प्राण का मतलब होता है वायु। जब स्वर वर्णों को बोलते समय अधिक मात्रा में अगर वायु निकले तो वो महाप्राण, और कम मात्रा में निकले तो अल्प प्राण वायु के आधार पर उसको बांटा जाता है। तो प्राण तत्व के आधार पर हम बात करें स्वरों की, तो जितने भी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, उनको महाप्राण में शामिल नहीं कहा जाता। तो यह बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना कि घोषत्व के आधार पर सभी घोष हैं और प्राणत्व के आधार पर सभी अल्प प्राण होते हैं। तो यहां पर आपको याद रखेंगे कि प्राण वायु के आधार पर जो स्वर है वो सभी स्वर क्या है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में स्वरों को शामिल नहीं किया जाएगा, महाप्राण में स्वरों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब हमने बात कर ली घोषत्व के आधार पर भी स्वरों का विभाजन कर लिया, प्राणत्व के आधार पर भी हमने बात की कि स्वरों का विभाजन होता है, यानी सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। एक और आता है कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण, हालांकि हमने पहले वीडियो में उच्चारण के आधार पर बांटा था वर्णों का विभाजन किया था, तब उसमें बताया था कि स्वरों को किस किस वर्ण में उच्चारण के आधार पर क्या मतलब, कंठत्व क्या है, तालव्य में कौन कौन से स्वर शामिल होते हैं, उसमें बताया था। एक बार हम उस पर बात कर लेते हैं 8वें उस पर कि उच्चारण के आधार पर,
उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब उच्चारण के आधार पर आपको ध्यान रखना है, हमने पहले एक लाइन बताई थी आपको, के टी एम, केटीएम डू, केटीएम डू, और एक लाइन बताई थी कचकता। अब के टी एम डू। अब इस लाइन को ध्यान से देखेंगे, के का मतलब यहां पर हुआ, के का मतलब हुआ कंठ, टी का मतलब हुआ तालव्य, एम का मतलब हुआ मूर्धन्य, डी का मतलब हुआ दंत, ओ का मतलब हुआ ओष्ठ। अब इसके साथ में जो वर्ण शामिल है वो है कचकता, क, च, ट, त और प। अब हमने कुछ फार्मूले बताए थे, हमने कहा था कि क वर्ण के साथ में क वर्ण, क वर्गीय व्यंजन है एक, इसको लेके एक फार्मूला बनाया था और हमने कहा था कहा, एक फार्मूला बनाया था कहा, कहा। इसमें यह बात की गई थी कि भाई कंठ, के का मतलब कंठ, कहा क वर्ण का, इसमें एक वर्गीय व्यंजन आ गया क, और ये वर्गीय व्यंजन क किसमें आ रहा है, के फॉर कंठ में। केटीएम डू लाइन याद रखी, कचर तक लाइन याद रखी, और हमने यहां से देखना है कि के का मतलब कंठ, और कंठ में क वर्ण पूरा आ जाएगा। पहले हमने वर्गीय व्यंजन को अच्छी तरह से समझ लेना था कि इसमें वर्गीय व्यंजन में क वर्ग पूरा कंठ में आ जाएगा, टी यानी तालव्य जिसमें च वर्ण पूरा आ जाएगा, एम मतलब मूर्धन्य जिसमें ट वर्ण पूरा आ जाएगा, डी मतलब दंत जिसमें त वर्ण आ जाएगा, और ओ मतलब ओष्ठ जिसमें प वर्ण आ जाएगा। अब हमें ये तो पता है के मतलब कंठ जिसमें क वर्ण आ रहा है, और उसके साथ में हमने ह और आ जोड़ दिया, ह भी वर्ण है, ह वर्ण कंठ वर्ण के साथ जुड़ जाएगा, और इसमें जो मात्रा लगी है औ की, इससे हमें यह पता चल रहा है कि क वर्ग के सारे वर्ण यहां पर आ जाएंगे, क ख ग घ ङ, और इसके साथ में ह भी आ जाएगा। और हम जिस स्वर की बात कर रहे थे वो स्वर अब यहां पर आ गए, आ की मात्रा के रूप में आ और आ। अब यहां पर हम, क्योंकि अभी हम केवल स्वरों के विभाजन की बात कर रहे हैं, तो स्वरों को की ओर देखिए। अब दूसरी यानी हमें क ख ग घ, हम इसे वर्ण की उसमें बात कर लेंगे। अभी हमने कहा कि कंठ में अ और आ स्वर आ गए, तो कहा हमने एक फार्मूला याद रखा, यानी इसमें आ की मात्रा है, तो हमने देख लिया कि आ और आ ये के यानी कंठ ध्वनि से उच्चारित हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमने कहा चीयस, चीयस। अब इसमें चौ वर्ण आ गया, चौ क्या है, वर्गीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थल टी यानी तालव्य है। चौ वर्गीय व्यंजन है जिसका अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, यानी चौ वर्ग का मतलब होता है चौ, छ, ज, झ, इयो। तो चौ अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी चौ वर्ग पूरा टी यानी तालव्य होगा, और चीयस में हमारा चौ वर्ग आ रहा है, यानी चीयस का चौ यानी तालव्य ध्वनि की ओर संकेत कर रहा है। इसका मतलब इसमें ई की मात्रा लगी है, तो हम केवल स्वर की ओर ध्यान देते हैं, इस स्वर की मात्रा पे ध्यान दे लो। तो चीयस यानी इस चौ वर्ग में चौ वर्ग तो पूरा आ ही रहा है, और इसके साथ में य और सौ के साथ में ई की मात्रा लग गई, यानी ई, और अब ई की मात्रा है तो दोनों ई यहां ले लेंगे। हम केवल अगर हम स्वर की बात करें, स्वर की अभी केवल हम स्वर के स्वरों का विभाजन पढ़ रहे हैं, तो आप यहां देख लो टी यानी तालव्य में दोनों ई आ जाएंगे, क्योंकि फार्मूला क्या है, चीयस, जिसमें ई की मात्रा लग रही है। तो ई की मात्रा चीयस यानी चौ वर्ग आ रहा है, और चौ वर्ग दिखा रहा है हमारा तालव्य को, तो चौ तालव्य में आ रहा है, और जिसमें ई यानी दोनों ई की मात्राएं आ जाएंगी, यानी ई और ई दोनों का उच्चारण स्थल हो जाएगा तालव्य। इसके बाद हमारा है ऋट रस, ऋट रस। अब इसमें टॉ वर्ग पूरा आ जाएगा, टॉ वर्ग। अब टॉ वर्ग के साथ में किसमें टॉ वर्ग है, एम यानी मूर्धन्य में। इसके साथ में हम देखते हैं कि स्वर क्या है, स्वर है री। तो हमारा ये वर्ण के बाकी बात करेंगे हम, तो हम यहां पर री स्वर को ले लेते हैं।
बाकी बात हम जब वर्णों का विभाजन करेंगे वहां पर अन्य स्वरों को समझ लेंगे। अभी हम केवल स्वरों के बारे में देखते हैं कि आ कंठे हैं, ई क्योंकि जीएस फार्मूला बनना है तो तालव्य है, और ये मूर्धन्य है। दंत में का फार्मूला होता है तालस, तो इसमें स्वर नहीं जोड़ रहा है, तो इसके लिए हम इसमें कोई भी स्वर नहीं आएगा। अब होता है ओष्ठ, फार्मूला होता है पौ, यानी पौ वर्ग और ऊ का मतलब दोनों, तो इसमें पौ वर्ग तो पूरा आएगा ही आएगा, पूरा पौ वर्ग इसमें आ जाएगा, और इसमें फार्मूला हो जाएगा ऊ का मतलब छोटा ऊ और बड़ा। तो 2 2 4 1 5 और 2 7, ये सातों स्वर शामिल हो गए आपके, सातों स्वर। ये के टी एम और डी में हमारा कुछ भी नहीं है, के टी एम डी यानी दंत में स्वर नहीं आता है। फिर है ओष्ठ, और उसके बाद में यानी ये 4 वर्गों में ही ये आ रहा है, यानी कोई भी स्वर दंत नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोई भी स्वर दंत नहीं होता। तो कभी प्रश्न आ जाए कि किस वर्ग में, किस उच्चारण स्थल में स्वर वर्ग नहीं आता है, तो याद रखेंगे कि दंत वर्ग में कोई भी स्वर नहीं आता है। तो एक इसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि दंत वर्ग में कोई भी स्वर नहीं आता है। और बाकी हमारा ध्यान रखनेगा कि ओष्ठ वर्ग में दोनों ऊ आ जाएंगे, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब कुछ स्वर ऐसे बचे जिसको हमने कहा था कि संयुक्त स्वर। अब वो संयुक्त है तो 2 उच्चारण स्थल को छुएंगे, यानी उनका उच्चारण स्थल डबल होगा, इसीलिए उनको हमें ध्यान रखना होगा। अब उनके उसी संयोजन पे हम बात कर लेते हैं, जैसे ए और आई है, ए और आई का संयोजन हमने देखा क्या था, ए। अब मैं ए को ही ले लेता हूं, ए किससे मिलकर बना, एक तो आ और एक ई, यानी ये इन 2 स्वरों से मिलकर बना, ए मिलकर बना आ और ई से। अब हम यहां पर देख लें कि भाई अ का उच्चारण स्थल क्या है, अ का उच्चारण स्थल है के टी एम, यानी के मतलब कंठ है। अ का उच्चारण स्थल क्या है, के टी एम, यानी के पे आ रहा है, तो अ का उच्चारण स्थल है कंठ, और ई का उच्चारण स्थल है टी, ई का उच्चारण स्थल है टी, यानी तालव्य। अब हम बात करेंगे ए, यानी के टी कंठ तालव्य। अब ए किसमें आ गया, कंठ तालव्य में, ये किसमें हो गया, के टी, यानी ए का उच्चारण स्थल होगा के टी, यानी कंठ तालव्य। तो अब हम यहां पर याद रखेंगे कि ए और ऐ इनका उच्चारण स्थल होगा के टी, यानी कंठ और तालव्य। तो यहां पर हम लिख लेंगे कंठ और तालव्य। तो ये हमारा हो जाएगा ए संयुक्त स्वरों में। संयुक्त स्वरों में ए ऐ को याद रखेंगे कि इनका संयोजन कैसे हो रहा है, तो ए का संयोजन अ और ई से मिलकर बनता है, और ऐ का संयोजन आ और ए से मिलकर बनता है, यानी उसमें भी अ और ई शामिल हो जाएगा ए में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए और ऐ। अब ऐ को भी हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, इस ऐ को तोड़ोगे तो क्या होगा, आ प्लस ए, आ और ए। अब इस ए को फिर तोड़ोगे तो क्या और ही आ जाएगा, यानी इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी आपका कंठ और तालव्य आ जा रहा है। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थल क्या हुआ, कंठ और तालव्य। दूसरी तरफ हमारा एक और लाइन बच रही है, ओ और औ की। ओ और औ का मतलब क्या हुआ, ओ किससे बनेगा। अब हम यहां पर ओ के संयोजन को देख लेते हैं, तो ओ का संयोजन हम यही देख लेते हैं। ओ का संयोजन क्या होता है, ओ अ और ऊ के मिलने से बना है, ऊ के, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी ले लो। तो अ का उच्चारण स्थल क्या है, अ का उच्चारण स्थल हम यहां पर देख रहे हैं के, यानी कंठ है। और ऊ का उच्चारण स्थल क्या है, ये टी में कोई भी स्वर नहीं आता है, और एम में सॉरी के टी एम डू, दंत में कोई स्वर नहीं आता, और ये ओ हो गया, ओ। तो ऊ का उच्चारण स्थल क्या है, ओ यानी ओष्ठ। तो आ है आपका कंठ और ऊ है ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ। तो आ और ओ का उच्चारण स्थल क्या हो गया, कंठ्योष्ठ लिख सकते हो, कंठ्योष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ मिलकर कंठोष्ठ हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है यहां पर थोड़ा सा कि आ, ए और ऐ, क्योंकि कंठ और तालव्य स्वरों से मिलकर बन रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थल हो जाएगा, ए का उच्चारण स्थल हो जाएगा कंठ और तालव्य। तो ये कंठ और तालव्य वर्ग में आ जाएंगे। ओ जो कि आ और ऊ से मिलकर बन रहा है, अ का उच्चारण स्थल है कंठ, ऊ का उच्चारण स्थल है ओष्ठ, तो ओ
कंठ और ओष्ठ दोनों के वर्णों के संयोजन से बन रहा है, तो इनका उच्चारण इस तरह हो जाएगा कंठ ओष्ठ। तो इस तरह से हमने स्वरों को देखा कि अ और आ स्वर कंठे हैं, ई और ई स्वर तालव्य है, री स्वर मूर्धन्य है, दंत में हमारा कोई भी स्वर नहीं आता है। बाकी ओष्ठ में दो स्वर आते हैं उ और ए और ऐ स्वर जो है वो हम कह सकते हैं द्विउच्चारण स्थलीय है, मतलब दो स्तरों को छूता है, इसलिए कंठ तालव्य में आ जाएगा और ओष्ठ ओ और औ हमारा कंठ ओष्ठ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने वर्गों स्वरों के विभाजन के बारे में बात करी कि 8 तरह से हमने स्वरों के विभाजन को पढ़ा, किस किस तरह इन 8 तरीके से कैसे कैसे हम स्वरों का विभाजन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ये आज का टॉपिक स्वरों का विभाजन। आपको अगर इसमें किसी वर्ण को अगर समझने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रोक कर इसको देख सकते हैं, और जहां कहीं पर भी आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।